हेलो स्टूडेंट्स। मैंने आपको मेरे पहले लेक्चर में ये बताया था कि अपना सिलेबस क्या है और कौन सा चैप्टर अपन को करना चाहिए, किस यूनिट में से कौन सा चैप्टर अपन करेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्न हल कर पाएंगे। और सिलेबस को डिस्कस करने के बाद में ये हमें पता लग गया है कि जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सहसंयोजक बंध। आप पूरे सिलेबस को जब आप देखते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ है कि जितने तरह के बंध हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, और दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व हैं उनके बारे में विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो हम हमारी इकाई 1 के अंदर सबसे पहला चैप्टर जो सहसंयोजक बंध है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो सहसंयोजक बंध वाला चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें ये जानकारी हासिल करनी होगी कि सहसंयोजक बंध की परिभाषा क्या है। तो सहसंयोजक बंध जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। और सबसे पहले सहसंयोजक बंध के बारे में हमें जी.एन. लुईस ने बताया था, और जी.एन. लुईस के अनुसार अधातु तत्व के परमाणु आपस में क्रिया करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और ये जो सहसंयोजक बंध बनता है उसमें इलेक्ट्रॉनों के सहभागिता या इलेक्ट्रॉनों के साझा के कारण क्या होता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। और जब किसी भी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं यानी अष्टक पूर्ण हो जाता है तो वह जो विन्यास है वो स्थायी हो जाता है। इस तरह से यदि एक इलेक्ट्रॉन का साझा करने से अगर अष्टक पूर्ण हो जाता है तो हम कहेंगे कि दोनों अधातु तत्वों के बीच में एक एकल बंध यानी कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड उसके अंदर एक सहसंयोजक बंध उसमें बन गया है। और इसी तरह से यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करने पर ऑक्टेट पूरा होता है तो हम कहेंगे कि द्विबंध उसमें बना है। कई तत्वों के अंदर 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो त्रिक सहसंयोजक बंध बनता है। तो इस तरह से सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के हो गए, एकल बंध, फिर उसके बाद में द्विबंध और तीसरा त्रिबंध। और इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको मैंने शो किया है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। क्लोरीन के जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल यानी जो उसका बाह्यतम कोश है, तो संयोजी कोश भी इसको कहते हैं। और संयोजी कोश में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो दोनों क्लोरीन परमाणुओं के पास में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इस तरह से एक सहसंयोजक बंध इसमें स्थापित हो जाता है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर यानी संयोजी कोश के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो वहाँ पर भी अष्टक पूर्ण हो जाता है, और इस तरह से ऑक्सीजन के अंदर द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के अंदर हम देखते हैं कि जो संयोजी कोश यानी जो बाह्यतम कोश है, वैलेंस शेल है, उस वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जब 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है, जिससे कि वह अष्टक को पूर्ण कर सके यानी ऑक्टेट को पूर्ण कर सके, और उसके लिए वो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। और जब 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड उसमें बनेगा। तो नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, इसी तरह से ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड है, और क्लोरीन के अंदर सिंगल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और साझा होने के बाद में हमें जो है सहसंयोजक बंध बन जाता है। कार्बन का अगर उदाहरण लें तो कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। और लुईस की जो ये अभिधारणा थी जो कि 1916 में दी गई थी, उसने सबसे पहले बताया कि किस तरह से सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध के बीच में आयनिक बंध की तरह कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को प्लस और माइनस के कारण बांध के रखता है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई आयन नहीं है, और आयन नहीं होने से यहाँ ऐसा कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। तो जी.एन. लुईस ने बताया कि यहाँ बाइंडिंग फोर्स जो है नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और साझे से अष्टक पूर्ण होने से स्थायित्व की स्थापना होती है। लेकिन ये जो लुईस की संकल्पना थी इसमें 3 कमियां पाई गई। पहली जो कमी थी वो थी बंध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में जी.एन. लुईस की जो संकल्पना है वो कुछ भी नहीं बताती है। इसी तरह से बंध ऊर्जा यानी अगर कोई बंध बन गया है तो उसको
अगर तोड़ेंगे तो कितनी ऊर्जा लेगी, या जो बंद बनता है तो उसमें से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसके बारे में भी कोई जानकारी लुईस की परिभाषा नहीं देती है। तीसरी जो कमी थी वो है अणु की ज्यामिति के बारे में भी लुईस की जो संकल्पना है वो कोई जानकारी प्रदान नहीं करती है। तो ये तीन कमियां लुईस की जो डेफिनेशन थी उसमें रह गई थी। तो उसे पूर्ण करने के लिए, उसे दूर करने के लिए श्रोडिंजर की समीकरण का सहारा लिया गया। ये जो श्रोडिंजर की समीकरण है, इसने लुईस परिभाषा में जो दो कमियां थी उसको दूर किया, वो कि आकृति और ऊर्जा के बारे में बताया इसमें। लेकिन ये जो संकल्पना थी, श्रोडिंजर की जो संकल्पना थी 1926 में दी गई थी, उस संकल्पना में भी कमी पाई गई, और वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के सदस्य यानी हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स हैं उन्हीं की आकृति, उन्हीं की ऊर्जा के बारे में बता पाया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, श्रोडिंजर समीकरण जो है वो क्लिष्ट होता जाता है और उसका हल जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस वजह से श्रोडिंजर समीकरण की जो श्रोडिंजर की जो समीकरण है, अवधारणा है, उसको भी हमें त्यागना पड़ा। उसके पश्चात सहसंयोजक बंध को समझने के लिए, या सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझने की, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए दो अलग अलग सिद्धांत आए। जो पहला सिद्धांत है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। तो MOT और BBT ये दो ऐसे सिद्धांत हैं जो कि किसी भी सहसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने में सफल रहे, और इस सिद्धांत के द्वारा हम जो लुईस परिभाषा में जो कमियां थी वो भी सब दूर कर पाए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है। इसे सबसे पहले हिटलर और लंदन ने 1927 में दिया। तो हिटलर और लंदन नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1927 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत प्रतिपादित किया। और ये जो लुईस संकल्पना है वो कुछ नहीं है, केवल क्वांटम जो मैकेनिक्स है यानी क्वांटम यांत्रिकी का एक्सटेंशन है, विस्तार है। और लुईस धारणा को तरंग फलनों के द्वारा व्यक्त करता है। तो जो लुईस की डेफिनेशन है उसको तरंग फलनों के रूप में व्यक्त करता है कौन सा सिद्धांत? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके पश्चात इसी सिद्धांत को विस्तारित किया गया, और वो किया पॉलिंग और स्लेटर नाम के दो वैज्ञानिकों ने। पॉलिंग और स्लेटर नाम के दो वैज्ञानिकों ने 1931 में बताया कि सहसंयोजक यौगिकों में अनुनाद होता है यानी रेजोनेंस होता है, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये भी बताया कि ये दिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। दिशात्मक गुण यानी बॉन्ड किस डायरेक्शन में बन रहा है उसका पता या उसकी बारे में जानकारी भी हमको ये विस्तार देता है। तो पॉलिंग और स्लेटर ने जो विस्तार किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का 1931 में, उसके द्वारा हमें तीन नई चीज़ों का पता लगा। अनुनाद यानी रेजोनेंस के बारे में, संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बॉन्ड यानी दिशात्मक गुण के बारे में भी हमें पता लगा। इसके बाद में इसी थ्योरी का तीसरा विस्तार जो हुआ वो गिलेस्पी और नाइहोम नामक वैज्ञानिकों ने किया। सो गिलेस्पी और निहॉन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक और चीज़ इसमें बताई, और वो था इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इस प्रतिकर्षण के कारण कई बार जो सहसंयोजक यौगिक हैं उनकी ज्यामिति में परिवर्तन हो जाता है। ये सारा किसने बताया? गिलेस्पी और निहॉन नामक दो वैज्ञानिकों ने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कुल मिला के 6 वैज्ञानिकों ने दी। सबसे पहला 1927 में हिटलर और लंदन, उसके बाद 1931 में पॉलिंग और स्लेटर, और गिलेस्पी और निहॉन ने इसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को जोड़ा। श्रोडिंजर समीकरण जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, प्लस ई माइनस वी इंटू 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये आपकी श्रोडिंजर समीकरण है जो 1926 में दी गई थी। और इसमें जो डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, इसे हम डेल स्क्वायर के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। तो इसे छोटे रूप में अगर लिखना हो श्रोडिंजर समीकरण को हम लिखेंगे
डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ये जो है श्रोडिंजर समीकरण है। ये कई बार आपको 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछी जाती है। सहसंयोजक बंध जो है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने दी थी और उसके अंतर्गत हमें क्या क्या बताया गया है। और हम अब इसको जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी अभिधारणाओं को पढ़ेंगे। और अभिधारणाओं को पढ़ने के लिए से पहले हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि वीबीटी और एमओटी दोनों में क्या अंतर है और दोनों किस तरह से अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीबीटी और एमओटी दोनों में नाभिक की जो स्थिति है उसको स्थिर मानकर इलेक्ट्रॉन के हल्के कंपनों की उपेक्षा की गई है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। क्यों संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो साझे में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं वे ही भाग लेते हैं। और किसी भी सिस्टम को यानी तंत्र को हम एक तरंग फलन साई के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। और जो भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं यानी हाइड्रोजन अणु सरल आणविक तंत्र जैसे हैं उनको उनका तरंग फलन उसमें उपस्थित परमाणुओं के तरंग फलनों का संयुक्त रूप होता है। उनको संयुक्त करके हम उसे प्रदर्शित करते हैं। दोनों वीबीटी और एमओटी में तरंग फलनों का सम्मिश्रण अलग अलग प्रकार से किया गया है और जब हम इसे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से तरंग फलनों के द्वारा हमने वीबीटी और एमओटी को समझाया है। संयोजकता बंध सिद्धांत ये मानता है कि परमाणु अनंत से नज़दीक आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य अंतर्क्रिया होने से उनके बीच में सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। और आणविक बंध सिद्धांत में माना जाता है कि जो आणविक कक्षक हैं वो आपस में जुड़ते हैं और वो बहुकेंद्रित होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं। परमाणुवीय कक्षकों के अतिव्यापन से प्राप्त इलेक्ट्रॉन अब्र अणु के प्रत्येक परमाणु के नाभिक को घेरे रहता है। इस तरह एमओटी के अनुसार अणु में परमाणु कक्षक अपनी विशेषता खो देता है। तो एमओटी जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक बंध सिद्धांत दोनों में कमियां हैं, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड को ये काफ़ी अच्छी तरह से समझाने में समर्थ रहे।